इस वीडियो में हम फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं फेज एंड कंपोनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेज क्या होता है। फेज सिस्टम का वो पार्ट होता है जो कि होमोजीनियस हो, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो और मैकेनिकली सेपरेबल हो। इन तीनों वर्ड्स को बेटर हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाएंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? जिसकी सेम कंपोजिशन हो, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब जिसे हम देखते ही डिस्टिंग्विश कर। मैकेनिकली सेपरेबल्स मीन्स कि हम बिना किसी केमिकल मेथड्स की हेल्प से इसे सेपरेट कर पाएँ, जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया और छलनी से छानना वगैरह। सबसे पहले हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल में लिक्विड प्लस लिक्विड। लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे। दो टाइप के हो सकते हैं, मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल लिक्विड्स का फेज हमेशा 1 होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मिल्क प्लस वाटर, इसका फेज कितना होता है? 1 होता है। 1 कैसे होता है देखिए समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क प्लस वाटर। मिल्क प्लस वाटर में फेज कितना होता है? 1 होता है। 1 कैसे होता है? जैसे दूध है, दूध में पानी मिला दिया, उसे हम उनकी बाउंड्री को हम सेपरेट नहीं कर पाते ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें पानी अलग से दिखाई दे रहा है, दूध अलग से दिखाई दे रहा है। होमोजीनियस है ये। होमोजीनियस से ऐसे इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है इन दोनों की कंपोजिशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कैसे? ऐसा तो नहीं होता कि हम दूध पीते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट सिप में अलग टेस्ट आता है और लास्ट सिप में अलग टेस्ट आता है। सेम टेस्ट आता है तो मीन्स कंपोजिशन जो है सेम है। मैकेनिकली सेपरेट भी नहीं कर सकते हम इसे। मैकेनिकली सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है इन दोनों की कंपोजिशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कैसे? ऐसा तो नहीं होता कि हम दूध पीते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट सिप में अलग टेस्ट आता है और लास्ट सिप में अलग टेस्ट आता है। सेम टेस्ट आता है तो मीन्स कंपोजिशन जो है सेम है। मैकेनिकली सेपरेट भी नहीं कर सकते हम इसे। मैकेनिकली सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है कि छलनी से हमने छान दिया और पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। इसे हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। अल्कोहल प्लस वाटर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो इनका भी फेज कितना होगा? 1। इनमें अल्कोहल और वाटर की कंपोजिशन हर जगह सेम होगी। इसे हम फिजिकली डिस्टिंक्ट अलग से नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ वाटर है और कहाँ अल्कोहल है, और इसे हम मैकेनिकली सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका फेज कितना होगा? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इमिसिबल लिक्विड है वाटर प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इसकी हमें अलग से लेयर दिख जाती हैं। टेट्राक्लोराइड की अलग से दिखेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अलग से दिखेगी और वाटर की अलग से, तो हमें अलग से फिजिकली डिस्टिंक्ट हो रहा है। होमोजीनियस कंपोजिशन भी नहीं है जब मिक्स ही नहीं हुए हैं। मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं हम, जो लेयर ऊपर है उसे उड़ेल सकते हैं दूसरे बर्तन में। तो इसमें कितने होंगे फेज? 2 फेज हो गए। फिर हम एग्जांपल लेते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है वाटर प्लस सॉल्ट। ये हम सब ने देख रखा होता है। अगर हम पानी में नमक डालते हैं तो उसे हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसका फेज कितना है? 1। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन नेल्स प्लस वाटर। आयरन नेल्स प्लस वाटर, इसमें आयरन नेल की कंपोजिशन अलग है और वाटर की कंपोजिशन अलग है। इसे हम फिजिकली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अगर हम वाटर में आयरन नेल्स डाल देंगे तो वो हमें नीचे बैठी हुई बर्तन के अलग से दिखाई दे जाएंगी, तो इसमें भी फेज कितने होंगे? 2। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल सॉलिड प्लस सॉलिड। सॉलिड और सॉलिड जनरली मिक्स नहीं होते। आप कोई भी 2 सॉलिड ले लो, आयरन नेल्स ले लो, उसके साथ और कुछ किसी मेटल का टुकड़ा ले लो, अगर हम उन्हें मिक्स करेंगे तो हम उन्हें अलग से फिजिकली डिस्टिंक्ट अलग से पहचान पाएंगे, मैकेनिकली सेपरेट कर पाएंगे, मतलब अलग अलग से उसे उठा के अलग कर पाएंगे दोनों तरह की चीज़ों को। या फिर मतलब कितनी भी चीज़ ली हो आपने सॉलिड की, हम उसे जनरली मिक्स नहीं कर पाते। पर जो एलॉय होते हैं वो अच्छे से मिक्स किए होते हैं, तो उनका फेज कितना होता है? 1। बाकी अगर सॉलिड प्लस सॉलिड के देखेंगे, जितने सॉलिड लिए होंगे आपने उतने ही इक्वल नंबर ऑफ फेज आएंगे। अब बात करें गैसेस की। गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं तो गैसेस का हमेशा 1 फेज होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को स्टेट और फेज में भी कन्फ्यूजन रहता है। वो स्टेट के साथ फेज को रिलेट करते हैं और उनको कंबाइन करके देखते हैं, तो उनसे उनका आंसर गलत निकलता है। अब हम देखेंगे कि स्टेट और फेज कैसे रिलेट करते हैं और कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं।
सबसे पहले हमने देखो एग्जाम्पल लिया है वाटर का। ये हमारे पास एक बिकर है, इसमें वाटर लिया है, इसकी स्टेट क्या है? लिक्विड। तो स्टेट कितनी हुई? 1। और इसमें एक ही वाटर ही है तो सेम कंपोजिशन, इसे क्या डिस्टिंग्विश करेंगे हम? तो फेज भी कितना हो गया? 1। नेक्स्ट हमने लिया है वाटर, ट्रिपल पॉइंट पे लिया है। ट्रिपल पॉइंट मतलब यहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। इसके अंदर वाटर क्या है? वाटर सॉलिड फॉर्म में है, आइस क्यूब की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसेस फॉर्म में भी है। एवापोरेशन एक क्लोज सिस्टम है। इसमें स्टेट कितनी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट हो गई। अब फेज कितने हैं? वाटर मतलब आइस को हम अलग से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अलग से बाउंड्री है इसकी, और वाटर की, लिक्विड स्टेट की अलग से बाउंड्री है, और गैसेस फॉर्म की हमें अलग से दिखाई दे रही है। तो फेज कितने हो गए इसमें? 3। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? स्टेट भी सेम थी, फेज भी सेम थी, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं वाटर प्लस NaCl, मतलब वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर प्लस सॉल्ट क्या है? दोनों इक्वली मिक्स हो जाते हैं, इनकी कंपोजिशन सेम है। इसे हम फिजिकली सेपरेट, फिजिकली और मैकेनिकली दोनों ही तरीके से डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसमें स्टेट कितनी है? स्टेट तो एक ही है कि भाई लिक्विड फॉर्म में है ये, और फेज कितना है? फेज भी एक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट भी हो सकता है। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर लिया है। शुगर क्यों लिया है? शुगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर हमने बनाया होता है घर पे। जैसे कोई भी मेहमान आता है, नींबू पानी बनाते हैं हम, तो उसमें स्टार्टिंग में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि नीचे थोड़ी बहुत शुगर जो है वो नीचे रह जाती है। शुगर इसमें भी है, यहाँ पे वाटर प्लस शुगर है, और यहाँ पे भी शुगर है, पर यहाँ पे वो लिक्विड में मिक्स है। तो एक फेज ये हो गया, और यहाँ पे वो अलग से इसकी एक बाउंड्री है, इसे आप फिजिकली डिस्टिंक्ट कर पाएंगे, और हमें यहाँ पे बाउंड्री भी दिखाई देगी, ये इमेजिनरी बाउंड्री होगी। तो एक फेज इसके लिए। तो कितने फेज हो गए? 2। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों ही इमिसिबल लिक्विड है, पर है तो लिक्विड, तो स्टेट कितनी होगी? 1। इमिसिबल लिक्विड है, मीन्स इनमें हमें इमेजिनरी बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसे हम सेपरेट कर पा रहे हैं। तो फेज कितने हो गए इसमें? 2 अलग फेज हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर फेज कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CMSE एंट्रेंस एग्जाम में तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। BSc में भी इसका 1 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में कंबाइन करके क्वेश्चन आता है। जैसे फेज पूछ लिया, कंपोनेंट्स पूछ लिया, उसके साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम नेट में भी आता है। नेट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है उसके लिए हमें कंपोनेंट निकालना आना चाहिए पहले। तो हम कंपोनेंट की बात करते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। कंपोनेंट क्या है? वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीसीज जो किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं, जो हमें उस सिस्टम के हर फेज की कंपोजिशन के बारे में बता सकें। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक बच्चे के पास 10 कैंडी हैं, जिसमें से 4 ऑरेंज की हैं और 6 मैंगो की हैं। अगर उसे हम 4 ऑरेंज की और 6 मैंगो की दोनों कैंडीज की काउंटिंग बता दें कि 4 ऑरेंज की हैं और 6 मैंगो की हैं, तो वो टोटल निकाल सकता है मिक्स कैंडी कितनी होंगी। ऐसे ही ऑरेंज की अगर उसे निकालनी है तो हमें उसे मिक्स की बता देंगे और मैंगो की बता देंगे कि मैंगो की कितनी है और टोटल कैंडी कितनी है, तो वो ऑरेंज की इन्हें माइनस करके निकाल सकता है। अगर ऐसे ही हमें मैंगो की पता करनी है तो अगर उसे हम टोटल बता देंगे और ऑरेंज की बता देंगे तो वो उससे मैंगो की निकाल सकता है। ऐसे ही हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो
रियल मेन एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज होता है, इक्विलिब्रियम बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है। तो सबसे पहले बताओ इसमें फेज कितने हो गए, 1,4 कैल्शियम कार्बोनेट ये अलग से दिखाई देगा, 1,4 कैल्शियम ऑक्साइड इसकी सॉलिड स्टेट अलग से दिखाई देगी। ये सॉलिड और ये सॉलिड मिक्स नहीं होंगे ना, तो एक फेज गैस के लिए, एक इस सॉलिड के लिए, एक इस सॉलिड के लिए। इसमें कितने फेज हो गए, 3। अब हमें कंपोनेंट पता करने हैं। कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट क्या थे, ये हमें इसमें मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज जो हमें इनके पूरे हर फेज की कंपोजिशन बता सके। अब हमारे पास 3 फेज हैं, 1, 2, 3। अब हमें इन तीनों फेज की जो है कंपोजिशन पता करनी है। उसके लिए हमें कितनी स्पीसीज की कंसंट्रेशन या कंपोजिशन पता होनी चाहिए, इस इक्वेशन की हेल्प से देखते हैं। अब हम इसमें देखें, इसमें 2 की अगर हमें पता होगी तो थर्ड की हम अपने आप ही निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल इसीलिए लिया था, इसमें भी ऐसे ही था, अगर 2 की हम बता देते हैं तो तीसरी की अपने आप पता चल जाती है। इसमें देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की हमें पता करनी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की हम कैसे पता करेंगे, अगर हमें इसकी पता है कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की पता है, तो हम इन दोनों को प्लस करके देख लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास इसकी आ जाएगी। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की हमें पता करनी है तो हमें इसकी और इसकी पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हमें पता करनी है तो हमें इसकी और इसकी पता होनी चाहिए। इसको कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट को माइनस करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में से माइनस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड की पता चल जाएगी।